हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के जो हमारा पोल साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है उसमें जो हमारी सेकंड पुस्तक है ये फर्स्ट पुस्तक है हमारी समकालीन विश्व में राजनीति, और इसमें हम हमारा जो पहला चैप्टर है वो ही चल रहा है अभी शीत युद्ध का 2, और इसमें हमारा जो लेक्चर है ये फोर्थ लेक्चर चल रहा है। ये इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि हमें पता है कि ये विश्व की राजनीति वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और इसको समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम भारतीय राजनीति से तो अवगत हैं, हम चुनाव में भी अखबारों में भी वैसे हम भारतीय राजनीति से जुड़े रहते हैं, परंतु वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हम नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। और अब हमारे समस्या ये है कि हमारे सामने विश्व की राजनीति आ गई है। अब इस राजनीति को समझने के लिए हमें छोटे छोटे उसमें देखना होगा, समझना होगा, डिटेल में समझना होगा, और तभी हम इसको समझ पाएंगे, पूरा कवर कर पाएंगे। अब तक के हमारे पॉइंट हो चुके, अब हमारा जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो हो चुका, शीत युद्ध क्या है ये हो चुका, दो ध्रुवीय व्यवस्था प्रारंभ कैसे हुई ये भी हमने रीड कर लिया। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है गुट निरपेक्षता। जो हमारा गुट निरपेक्षता है ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध को कंट्रोल करने में और इसको विश्व युद्ध होने से रोकने में हमें गुट निरपेक्षता का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आता है विश्व की राजनीति में। जिस समय शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1990 के बीच में, इसी दौरान बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे और इन स्वतंत्र राष्ट्रों में सामने एक कंडीशन थी कि हम किस महाशक्ति के सामने अपने घुटने टेके या किस महाशक्ति के गठबंधन में या संगठन में या उसके ग्रुप में या उसके गुट में सम्मिलित हो। ये नवस्वतंत्र राष्ट्रों के सामने समस्या थी। कुछ नवस्वतंत्र राष्ट्र ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी गुट निरपेक्षता को बनाने की कोशिश की, दोनों गुटों से दूरी बनाने की कोशिश की, और इसके लिए इसके आधार पर एक आंदोलन शुरू हो गया गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए, किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, किसी भी गुट में सम्मिलित न होना क्या कहलाएगा? गुट निरपेक्षता, यानी गुटों से दूरी बना करके रखना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ हो गया। क्लियर हो गया माइंड में? और जो अभी नवस्वतंत्र राष्ट्र थे, खास करके एशिया महाद्वीप के, कौन कौन से? एशिया महाद्वीप के, जिनमें भारत भी है, अफ्रीकी महाद्वीप के और लातीनी अमेरिका, ये जो अभी नवस्वतंत्र राष्ट्र थे और इन्होंने कोशिश की कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो, अपना वजूद अलग बना करके रखें, ताकि जो हमने अभी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है वो वापस से हमारी छीन ना जाए। ये सोच करके दूसरा इन्होंने शीत युद्ध को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो दो गुटों में द्वंद्व था उस द्वंद्व को कम करने में गुट निरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था गुट निरपेक्षता का रोल। अब समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट जो है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिन्होंने चलाया उन राष्ट्रों के नाम या संस्थापक देशों के नाम, ये हमारे मोस्टली है। इसमें हमारे 5 देश थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या प्रमुख राष्ट्र जिनको हम कह सकते हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहले देखो, जोसेफ ब्रास टीटो। कौन? जोसेफ ब्रास टीटो, और ये थे यूगोस्लाविया के शासक। इन्होंने प्लान बनाया, इन 5 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था गुट निरपेक्षता का, लेकिन जोसेफ ब्रास टीटो यूगोस्लाविया के शासक थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। दूसरे थे हमारे देश के, भारत देश के, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हमें पता है 1947 में जब हम आजाद हुए, और आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ हमारा संविधान? 1949 में लागू हो गया था। पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी
अनुच्छेद लागू भी कर दिए थे, परंतु पूर्णतः जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कब 26 जनवरी 1950 को। और इसे हम क्या मनाते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। तो इस दिन ये इसी समय हमारे ये प्रधानमंत्री रहे थे और इन्होंने भी इस चीज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीसरे थे गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, और ये थे मिस्र के शासक। कौन थे ये? मिस्र के शासक। इन्होंने भी गुटनिरपेक्षता में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। चौथे जो थे सुकर्णो, सुकर्णो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और पांचवे जो थे वामे एने नुमा, वामे एने नुमा, ये थे घाना के प्रधानमंत्री। अब देखो ये जो 5 लोग थे, इन पांचों ने एक व्यवस्था सोची कि जो अभी विश्व में कंडीशन चली हुई है कोल्ड वॉर की, इस कोल्ड वॉर को हमें रोकना है तब्दील होने में थर्ड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि अगर हमने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, पूरे विश्व की 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को एकत्रित नहीं किए, तो विश्व वापिस से वार की मार झेलेगा। और वो कौन सा वार होगा? तीसरा वार। और जो तीसरा वार अगर अब हो गया तो पूरा विश्व क्या होगा? तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये 5 राष्ट्र ने सबको नाम याद हो गए होंगे क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट है, कई बार आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है इसका कि गुटनिरपेक्ष संस्थापक देशों के नाम बताइए, उनका वर्णन दीजिए। तो ये हमारे 5 थे। कौन कौन से फिर से दोहरा लो। 2 राष्ट्रीय को युगोस्लाविया के शासक, दूसरे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, तीसरे गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के शासक, और चौथे सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और वामे एन नुमा घाना के प्रधानमंत्री थे। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के 5 सदस्य देशों में कितने प्रधानमंत्री थे? तो कितने प्रधानमंत्री थे? 2। कौन कौन? किसके? भारत के और घाना के। इसमें क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष संस्थापक देशों में कौन कितने राष्ट्रपति थे? 1। किसके थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कितने शासक थे? 2। किस किसके? हमें पता होना चाहिए, युगोस्लाविया और मिस्र के। क्लियर हो गए पॉइंट हमारे सामने। ये 5 राष्ट्र हमें याद रखने हैं, याद करने हैं। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें है कि शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका थी वो क्या थी? शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। अगला पॉइंट जो हमारा है, 2 ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने के लिए। तीसरा पॉइंट बोलेंगे 2 ध्रुवीय समझ में आ गया ना? 2 ध्रुव बने हुए थे। हमें अमेरिका के 2 यूरोप के 2 ध्रुव बना लिए। कौन कौन से? पश्चिमी यूरोप, एक ध्रुव, प्रथम ध्रुव, ठीक है, और दूसरा ध्रुव कौन सा? पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप दूसरा ध्रुव। ये 2 ध्रुव थे और पूरा विश्व इन दोनों ध्रुवों में बढ़ गया था। बाकी देश इन दोनों ध्रुवों में समृद्ध होते चले गए थे। पश्चिमी यूरोप के जो ध्रुव था उसका अगवा करता देश हम जब नेतृत्व करता कह सकते हैं। नेतृत्व करता कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ। और सेकंड ध्रुव के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सोवियत संघ। ये 2 ध्रुव थे। अब
क्या कहता है, इन दो ध्रुवीयता को किस प्रकार गुट निरपेक्षता ने चुनौती दी। विकल्प हो गया, दो ध्रुव समझ में आ गया। अब हम बताते हैं अगला हमारा पॉइंट, दो ध्रुवीयता को गुट निरपेक्ष आंदोलन की चुनौती। दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी? गुट निरपेक्षता ने। गुट निरपेक्ष हमारे समझ में आ गया दो ध्रुवीय कौन से थे और उनको क्या चुनौती मिली गुट निरपेक्षता के दौरान। तो पहले मैंने बताया था कि 1945 में जो शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था, उसी समय हमारा एक दौर भी चला हुआ था उपनिवेशीकरण, उसका भी दौर समाप्त हो रहा था और स्वतंत्र राष्ट्र हो रहे थे, खास करके एशिया महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप और लातिनी अमेरिका। तुम्हारी पुस्तक में एक नक्शा दिया हुआ है, उसमें भी दिखाया गया है। तो इसके जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, नौ स्वतंत्र राष्ट्र इन महाद्वीपों के, और इन्होंने एक प्लान बनाया कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, हमें स्वतंत्र रहना है और स्वतंत्र रहकर हम सब एक गुट बनाएंगे जिसे हम तीसरी दुनिया भी कह सकते हैं। तीसरी दुनिया भी कह सकते हैं कि किस प्रकार मैंने सोचा कि हमें इन दोनों गुटों से दूरी बना के रखनी है, दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से बचाना है और हमें इन दोनों के कॉम्पिटिशन में सम्मिलित नहीं होना है। इस प्रकार इन दोनों गुट निरपेक्षता ने दोनों ध्रुवों को चुनौती दी कि जब भी स्वतंत्र राष्ट्र हुए, इन्होंने सबने एकत्रित हुए, सब इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि हमें किसी भी गुट का साथ नहीं देना है। खास करके भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि भारत कम से कम 200 साल अपनी मार झेल चुका था उपनिवेशीकरण की, और इस उपनिवेशीकरण के कारण उसने सोचा कि आगे हम इसकी मार नहीं झेलना चाहते, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको चुनौती दी। तो हमारे मोस्टली समझ में आ गया होगा कि इन 5 देशों के बीच सहयोग था। कौन कौन से विकल्प में 5 देश बताए गए, किस प्रकार की चुनौती दी? तो हम देखते हैं कि किस प्रकार दो ध्रुवीयता को चुनौती दी गुट निरपेक्ष ने। सबसे पहले हमने 5 राष्ट्रों के नाम लिख लिए, 5 संस्थापक देशों के नाम भी लिख लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसमें हम जोसेफ ब्रास टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, तीनों ने मिलकर के 1956 में, कब? 1956 में एक सफल बैठक का आयोजन किया और इनकी बातों का समर्थन सुकर्णो ने किया और वामे एन क्रुमा ने किया। तो ये तीनों जो थे, इन्होंने एक सफल बैठक की कि हमें एक ऐसा आंदोलन चलाना है जिससे ये जो गुट चले हुए हैं इनको चुनौती दी जा सके, इनको रोका जा सके। तो 1956 में इनकी सफल बैठक हुई और इसका परिणाम क्या निकला कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में, कब? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेलग्रेड में हुआ
और इनका ये सफल सम्मेलन रहा और इस सम्मेलन में 3 बातों को मोस्टली ध्यान रखा गया, 3 बातों पर ज़्यादा अमल किया गया। सबसे ज़्यादा इसका क्या परिणाम निकला? जो ये सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में, इसका क्या परिणाम निकला? पहला तो इन 5 देशों के बीच सहमति बनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें लिखवाए हैं। पहला क्या हुआ? इन 5 देशों पर सहमति, 5 देशों की सहमति बनी। किस पर बनी सहमति? गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाने में। दूसरा, शीत युद्ध का प्रभाव क्या बना? शीत युद्ध का प्रभाव रोकने के लिए, शीत युद्ध का प्रभाव रोकने के लिए सहमति बनी कि कार्य करेंगे हम किसको रोकने के लिए? शीत युद्ध को रोकने के लिए, इसके बढ़ते दायरे को कम किया जाएगा और इसके किसके? शीत युद्ध के बढ़ते दायरे को कम करेंगे। ये जुड़ा। तीसरा जो था हमारा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवतंत्र राष्ट्रों को, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नव स्वतंत्र राष्ट्रों को, जो भी अभी नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं, राष्ट्रों को क्या करना? आर्थिक सहयोग देना, आर्थिक सहयोग लेना, एक दूसरे का सहयोग, राजनीतिक रूप से एकत्रित करना ताकि ये जो 2 विश्व में गुट बने हुए हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बहकावे में ये राष्ट्र ना आ जाए। तो ये 3 जो थे, इसका बेलग्रेड सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ भाई? 1961 में। इसका परिणाम था ये। तो ये हमारे एक क्वेश्चन बन जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन में बन जाता है कि बेलग्रेड 1961 में जो सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का, उसका क्या परिणाम निकला? तो ये परिणाम निकला, उसके बाद इन राष्ट्रों ने लगातार शीत युद्ध को चुनौती दी और शीत युद्ध में एक बाधा के रूप में सामने खड़े रहे और यही था, इसी के कारण शीत युद्ध धरातल पर नहीं उतर पाया। ऐसा नहीं है कि इन राष्ट्रों ने इन शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं लिया, इन महाशक्तियों का सहयोग नहीं लिया, वो लगातार सहयोग भी लेते रहे, परंतु उनकी गलत बातों में उनका समर्थन नहीं किया। इस आधार पर ही जो तीसरा विश्व युद्ध था होते होते रुक गया और ये एक कोल्ड वार बन के ही रह गया, शीत युद्ध ही रह गया, धरातल पर नहीं उतर पाया। अगले जो हमारा पॉइंट रहेगा उसमें देखेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। चौथा हमारा जो पॉइंट रहेगा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हम आगे करेंगे इसको, इसमें अभी नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि अब जो उभर कर आ रही है नई आर्थिक व्यवस्था, वो कैसे स्थापित हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसने 2 ध्रुवीयता को किस प्रकार के रोका और चुनौती दी और किस प्रकार नव स्वतंत्र राष्ट्रों का, कमजोर राष्ट्रों का विकास किया, इसका अगली वीडियो में हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।